बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस होम ऑफिस में पेंडिंग है या आपकी एप्लीकेशन अभी डिसाइड नहीं हुई या आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या फिर आप कोई डिटेल एडवाइस चाहते हैं, तो फिर मेरी आपको एडवाइस होगी कि प्लीज़ या तो आप हमें ईमेल कर दें या फिर आप पर्सनली मिलें, ताकि तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए या फिर आपके साथ डिस्कस करते हुए एक बेहतर एडवाइस कर सकें। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट होता है। इसका जो मकसद है वो सिर्फ़ दोस्तों को या कम्युनिटी के साथ ये इंटरेक्शन है कि कोई बदलते हुए कवानीन के बारे में बता सकें या अगर किसी का कोई शॉर्ट सा कोई मसला है तो उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो ऑफ़ कोर्स जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं या कोई डिटेल एडवाइस वाले इश्यूज़ होते हैं, उसके लिए हमेशा हमारी एडवाइस होती है कि प्लीज़ आप सेकंड ओपिनियन भी ले लें। और दूसरा ये है कि आप मेक श्योर कर लिया करें कि जब आप एप्लीकेशन करें उस वक्त के जो लेटेस्ट लॉज हैं रिगार्डिंग उसके फॉर्म कौन सा लगना है या उसकी उस वक्त की फ़ीस क्या है, ये मेक श्योर कर लिया करें कि करेक्ट हो। या आपको अगर कॉन्फिडेंट ना हो तो किसी एडवाइस ले लें, सेकंड ओपिनियन ले लें। क्योंकि ये ना हो कि आज जो वीडियो बनी है आप शायद उसको इस 6 माह के बाद देखें, तब तक लॉ चेंज हो जाए या बेशक नेक्स्ट वीक हो जाए। क्योंकि अब पहले ये होता था कि जब भी कोई होम ऑफिस पॉलिसी चेंज करते थे तो वो बताते थे कि फ्रॉम दिस डेट से ये इफेक्टिव होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट 2 ईयर से देख रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ चेंज आती है तो इमीडिएटली इफेक्ट हो जाती है कि उसकी जो फ़ीस वगैरह हो या कोई फॉर्म हो, तो वो ओवर द नाइट वो उसमें सम टाइम देखने में आया कि वो अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा लेटेस्ट लॉज, रूल्स, फॉर्म्स, फ़ीस के बारे में आप तसल्ली कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों की कभी कॉल्स आती हैं। एक बड़ा रिक्वेस्ट है कि मेरी जो एडवाइस है वो मैं एज ए सोलिसिटर या बाकी दोस्त जो भी टीवी पे एडवाइस करते होंगे, हम कोशिश ये करते हैं कि जो बाय द बुक जितना भी सेफेस्ट एडवाइस कर सकें। ये ना हो कि मैं ऐसी कोई एडवाइस कर दें कोई ऑफेंसिव या हम बोलें कि यस यू कैन डू दिस वन, यहाँ पे थोड़ा सा भी रिस्क होता है। तो हम ये कहते हैं कि प्लीज़ आप बाय द बुक ये है, अब बाय द प्रैक्टिस क्या हो रहा है या होम ऑफिस को बॉदर नहीं करता या वो ईजी कर जाए, एक डिफरेंट ओपिनियन है। इसलिए सम टाइम अगर किसी दोस्तों को प्लीज़ हमारा यहाँ बैठ के एडवाइस करने का मकसद आपके लिए फ़ायदेमंद होना है, ना कि आपको डराना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर सम हालात ऐसे होते हैं कि यस आप चाहते हैं कि हमने कोई डू एंड डाई का रिस्क लेते हैं, यस रिस्क आप लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एडवाइस रिस्क की हम अनफॉर्चुनेटली वी कांट गिव एडवाइस। इसी तरीके से तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब आपका प्लीज़ कॉल हमसे मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, ताकि हम लोग आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और बात चल सके। तो आज के लेते हैं फर्स्ट कॉल जी। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो रही है। मेरा कॉल लेने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ों पे अपडेट कर दूं। एक अब जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो बेशक ऑफिस में हो या फ़ोन पे या ईमेल पे, वो स्पॉन्सर लाइसेंस या वर्क परमिट के ऊपर बात हो रही है या स्किल्ड वर्कर की बात हो रही है। इन तीनों सूरतों में एक हमें चीज़ वेरी जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो लोग भी ईदर दे वांट टू कम अंडर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा और दे वांट टू बी गेट द Tier 2 वर्क परमिट, उन दोनों सूरतों में या वर्क परमिट पे आते हैं तो उनको तब वो अप्लाई कर सकते हैं जब उनके पास जॉब ऑफ़र हो और जो जॉब उनको ऑफ़र करने वाला एम्प्लॉयर है या कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर रजिस्टर्ड विद द होम ऑफिस अंडर द Tier 2 स्पॉन्सर लाइसेंस। स्पॉन्सर लाइसेंस कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास या जो भी आपको एम्प्लॉयर जॉब देना चाह रहा है या कॉस्ट सर्टिफिकेट इशू करना चाह रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना मस्ट है। अब पहला सवाल ये आता है कि अगर वर्क परमिट अप्लाई करते थे लोग, उस पर स्किल्ड वर्कर क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया,
या इसमें फिर डिफरेंस क्या है? दो चीज़, ये बातें दोनों सूरतों में ये बात जा रही है कि गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई थी, क्योंकि पहले ये था कि वर्क परमिट के लिए आपकी जो इनकम है वो कम से कम 36,000 पाउंड थ्रेशोल्ड था। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 25,600 पाउंड जो बेसिक सैलरी है वो थ्रेशोल्ड कर दिया। इसी तरीके से पहले इंग्लिश की बड़ा हाई लेवल था, 7 बैंड था या 6.5 था, लेकिन अब 5.5 पे भी एक्सेप्ट हो रहा है। थर्ड ऐसे था कि कम से कम जिस बंदे ने वर्क परमिट में यहाँ पे आना है उसके पास या तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर उसकी कम से कम मास्टर लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। अब उनको उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल, इवन सम शॉर्ट ऑक्यूपेशन के ऊपर ए लेवल के इक्विवेलेंट भी उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं। अब इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिड्यूस हुई हैं फॉर द स्किल्ड वर्कर के लिए, नई जो कि यकम और जनवरी से स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये इसका मकसद हरगज़ नहीं है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर पे आना चाहते हो तो आप बगैर स्पॉन्सर लाइसेंस के या बगैर कोर्स के सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के आप विदाउट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फेज़ आता है। देखें, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि मैं उसकी बड़ी सिंपल करता हूँ दोस्तों के समझने के लिए, कि जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी यूके के अंदर है, वो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्टैंडिंग और यूनिवर्सिटी के पास अपने पास एक स्पॉन्सर लाइसेंस विद द यूके बीए, ये होना मस्ट है। जब तक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के साथ ए रेटेड के साथ वो नहीं है एज ए स्पॉन्सर लाइसेंस होल्डर, वो तब तक किसी भी फॉरेनर स्टूडेंट्स को वो कैश लेटर, जिसको सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, वो नहीं दे सकते। ये कैश लेटर फॉर द स्टूडेंट उसी वक्त निकल सकता है या वो इशू कर सकते हैं जब वो ऑथोराइज हों बाय द होम ऑफिस। अब इसी तरीके से जैसे कॉलेज टीयर 2 के लिए कैश लेटर निकालते हैं, इसी तरीके से जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए एज ए एम्प्लॉयर उनका भी गवर्नमेंट के साथ या होम ऑफिस के साथ टीयर 2 स्पॉन्सर लाइसेंस होना मस्ट है। जब उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होगा तो ये एक फेज़ है कि आप यू आर एलिजिबल टू इशू द कैश लेटर और द कोर्स लेटर। देन सेकंड स्टेज आती है कि जो एप्लीकेंट है, टीयर 4 के अंदर स्टूडेंट्स एप्लीकेंट हैं और टीयर 2 के अंदर जो वर्क परमिट में यूके में आना चाहता है वो उसका एप्लीकेंट है। अब सेकंड फेज़ पे एप्लीकेंट की असेसमेंट होगी। फेज़ 1 के स्पॉन्सर लाइसेंस आपके पास आ गया, कंपनी ए रेटेड है, यस दे आर अथोराइज टू इशू द कोर्स लेटर, एंड देन उसकी भी जो ड्यू डिलिजेंस हैं ऑफ कोर्स के उनके पास कंपनी जो के अंदर है, उसके पास कंपनी हैं, एम्प्लॉई हैं, स्टाफ हैं, उनकी हायरार्की ऑफ द जो स्टाफ है वो चार्ट है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का तमाम लिस्ट होगी। तो ये कंपनी के पास अथोराइजेशन आ गई। अब सेकंड फेज़ ये आती है, जो एप्लीकेंट है उसने अगर यहाँ पे यूके में आना है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसका ये मतलब हरगज़ नहीं है कि कंपनी के पास कैसा है और उसने किसी बंदे को दे दिया तो उसको 100% वीज़ा मिल जाना है। अब उसकी असेसमेंट होगी कि क्या वेदर ही इज़ एलिजिबल टू कम इन द यूके अंडर द टीयर 2 वर्क परमिट। अब उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसमें ये कहते हैं कि बस उसके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और उसके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए। आपने 50 नंबर लेने हैं। कुछ दोस्तों ने इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया या मिक्सअप कर लिया कि शायद हमने बस 50 नंबर पूरे करने हैं तो हमने चले जाना है, कोर्स की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको हमें कैसेट मिल जाएगा स्पॉन्सरशिप कोर्स लेटर तो हमें इसमें वीज़ा मिल गया। नहीं, अब एप्लीकेंट का इंडिविजुअल टू बिकम ए क्वालिफाइड या टू बिकम एलिजिबल फॉर टू कम इन द यूके उसकी अपने आप पे डिपेंड करता है। अब उसके लिए क्या है कि उसके पास ऑफ कोर्स इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और फंड्स होने चाहिए। इन 4 डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर वो फिर अपना एप्लीकेशन अप्लाई करेगा। अब एक्सेप्ट होता है तो वेल एंड गुड, रिफ्यूज़ होता है तो फिर कंपनी के पास राइट है कि वो दोबारा किसी और एम्प्लॉय को कैश लेटर निकाल सकते हैं। फिर उसको तो शायद नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से अगर उसको वीज़ा मिल जाता है तो उसको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर यहाँ पे 2 साल की एक्सटेंशन होगी और 5 साल के बाद वो इंडेफिनिट अप्लाई करेगा।
बिल्कुल उसके पास राइट है अपनी बच्चों को, फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को लेके आने की, यहाँ पे वो यहाँ पे लाएंगे। एजुकेशन और मेडिकल जैसे फ्री है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में की जो पॉलिसीज़ है उनको मिलेगा, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं वो पे करनी पड़ती हैं, वो नेशनल हों या फॉरेन नेशनल हों। उस पर एक कंडीशन है कि आप तब लोकल कंसिडर होते हो जब आप यहाँ पे सेटलमेंट स्टेटस हो और आपकी 3 साल की यहाँ पे कम से कम क्वालिफिकेशन हो। बट जो प्राइमरी एजुकेशन है, इवन स्कूलिंग, ये सारी फ्री होती है। जो भी यहाँ पे Tier 2 पे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और उनके डिपेंडेंट को या उनके चिल्ड्रन को अलाउ होता है कि वो यहाँ पे एजुकेशन करें। तो ये एक कंसेप्ट है फॉर अंडर एनीबॉडी हु वांट टू कम इन द यूके, ईदर अंडर द Tier 2 वर्क परमिट और एज अंडर द स्किल्ड वर्कर कैटेगरी। तो ये दो चीज़ें काफ़ी कॉमनली डिस्कस हो रही थी, काफ़ी लोगों के सवाल थे। मेरे ख्याल में कोशिश की कि काफ़ी सारा एक्सप्लेन करूं, लेकिन सवाल के साथ साथ बाकी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो रही है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मैंने ये पूछना है कि जिन लोगों के पास टेक वे है तो वो वर्क परमिट लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं? ठीक। अब देखें, ये जो वर्क परमिट स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए ये साबित करना कि जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो या किसी बंदे को यहाँ पे यूके के अंदर आप हायर करना चाहते हो या किसी को कॉस्ट लेटर इशू करना चाह रहे हो, उस कैलिबर का या उस एक्सपर्टी का आपको यूके के अंदर पर्सन नहीं मिल रहा, या आपकी कंपनी है या आपका कोई बिज़नेस है और उसमें वहाँ पे कोई बंदा एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका अगर वो छोड़ के जाता है तो वो आपकी कंपनी को उसका बड़ा इफेक्ट होगा और उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये दो के जो फेजेस हैं या दो जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बड़े अप्लाई होते हैं इस केसेस के अंदर। अब टेकवे के लिए अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि टेकवे में किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं होती अकॉर्डिंग टू द होम ऑफिस गाइडलाइंस। वो ये कहते हैं कि ये एक प्रोसीजरल चीज़ है, यहाँ पे कोई बंदा भी आएगा उसको खड़ा करोगे 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 5 डे में वो ट्रेंड हो जाएगा कि इधर से सामान आ रहा है, आप उसको फ्राई कर रहे हो या उसको टोस्ट कर रहे हो, एंड देन जो उसको उसकी जो भी टॉपिंग करके आप उसको सर्व कर रहे हो। तो इसमें ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि आप ये कहो कि जी हमें एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए जो इस काम के लिए एक्सपर्ट हो और हमें पूरे यूके में एक बंदा नहीं मिल रहा। तो इसलिए टेकवे अनफॉर्चुनेटली हमेशा इस लिस्ट से बाहर रहता है। अगर कोई रेस्टोरेंट हो तो यस, द रेस्टोरेंट कैन अप्लाई, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऐसी एक्सपर्टीज़ होती है कि जो हर बंदा वो डिश नहीं बना सकता। तो इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली जो टेकवे वाला जो सवाल आपका पर्टिकुलर है कि क्या टेकवे वालों को स्पॉन्सर लाइसेंस मिल जाएगा, मेरा आंसर जो बाय द बुक है वो ये लगता है कि नहीं। लेकिन अगर रेस्टोरेंट हो और उसके साथ, क्योंकि आजकल तो तमाम ही ऑनलाइन डिलीवरी हो रही हैं, लेकिन डिलीवरी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एज़ फार एज़ मोस्ट लाइकली कि वो रेस्टोरेंट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, ना कि टेकवे के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। जी सर जी, वो जिद्दां मैं ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਈਮੇਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੈਟਰ। ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਵੰਬਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੰਬਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਮੇਡ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਬਿਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਲਾਸਟ 6 months, ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟਸ ਅਪਡੇਟ ਔਨ ਮਾਈ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਈਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ ऑनलाइन। ठीक, थैंक यू।
तो इस तरह करो कि बेशक किसी भी सोशल मीडिया ते गूगल ते जाके सर्च करोगे ना तो होम ऑफिस नैशनलिटी डिपार्टमेंट तो एक ईमेल तुहानूं लभ जाएगा, उत्थे फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। उस नंबर ते 0 समथिंग, आई एम सॉरी बाय द प्रोटोकॉल शायद मैं टीवी ते ना दस सकां, लेकिन मेरे ख्याल 0234 दा स्टार्ट होंदा एंड बाकी नंबर प्लीज़ चेक कर लो। तो उत्थे उन्होंने कॉल करोगे तो दे विल चार्ज समथिंग अबाउट £2 आई थिंक सम पेंस पर मिनट। चेक करते जे ईमेल करोगे तो £4 कुछ चार्ज करते थोड़े कोलों, तो उन्होंने ईमेल कर सकते हो जी। थोड़ी कॉल का शुक्रिया, थैंक यू जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। मेरे ख्याल में असल में कुछ थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जब जो भी एप्लीकेशन जब पेंडिंग होती है, ये पहले बड़ा जब पेपर एप्लीकेशन थी उस वक्त लॉज ये था कि जब आप एप्लीकेशन करते थे तो आपकी एप्लीकेशन के बाद होम ऑफिस की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको आता था कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है और अब आपको ये डिपार्टमेंट ये केस वर्कर डील कर रहा है। तो बड़ी आसानी होती थी कि पेज की लास्ट पे जाके देखना कौन केस वर्कर है, क्या उसका डिटेल्स है। कोई आपने उनको अपडेट मांगनी होती थी तो आप उसको स्ट्रेट वे ईमेल करते थे, फ़ोन करते, आपको पता चल जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब उनकी एप्लीकेशन सारी की सारी ऑनलाइन है, सिस्टम जो है सेंट्रल सिस्टम कर दिया गया है। अब मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा केस वर्कर किस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है या उस पर कौन अपडेट मांग रहा है। बल्कि सम हो तो ये भी देखा गया एक्सपीरियंस में कि अगर फर्स्ट टाइम किसी ने कोई एक्नॉलेज किया, कोई सवाल पूछा है या क्वेरी की है तो कोई और बंदा कर रहा है, लेकिन उसके बाद एक सेकंड फेज़ में दोबारा कोई आती है फर्दर कोई क्वेरी या फर्दर रिप्रेजेंटेशन या कोई क्वेश्चनर्स, तो कोई और केस वर्कर होता है। उसकी रीज़न ये है कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने फेजेस पे डाल दिया है कि पहले फेज़ में जाओगे तो एक आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन हो रही है, प्रोसेस किया जा रहा है, फिर आपके बायोमेट्रिक पे जा रहे हो, फिर आपकी फ़ीस पेमेंट हो रही है और उसके बाद केस को डील कर रहा है। तो इसलिए अगर जिस स्टेज पे आपसे क्वेरी की जा रही है, आप डोंट एक्सपेक्ट कि अगले स्टेज पे वो बंदा को डील करेगा। उन्होंने आई थिंक टीम बना दी है होम ऑफिस ने कि ये जो टीम है ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके फ़ीस के बारे में बात करेगी, जो सेकंड जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ उनके बायोमेट्रिक के बारे में बात करेगी और थर्ड जो टीम है वो केस के मेरिट्स को असेस करेगी। तो इसलिए तमाम होता है कि उन्होंने और ऊपर से तमाम जो कम्युनिकेशन है वो पेड हो गई हैं। आपने फ़ोन करोगे तब भी उसका बिल आएगा जब आप उसको पे करोगे, अगर आप ईमेल करोगे तो तब भी आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इन दो ये चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली अब हैं, तो वी हैव टू बी लिव विद देम। कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है जब तक लॉ चेंज नहीं होता। अगेन कुछ दोस्तों का बार बार सवाल ये था कि आज इन्हीं पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा ख्याल था कि सिर्फ अपडेट करें। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में जी। जो Tier 2 स्टूडेंट यूके में अब आ रहे हैं, लॉ बना था लास्ट ईयर, उसके बाद कानून ये आ गया कि अब कंट्रोल से आ रहा कि नहीं कॉल लें बजाय अपडेट बाद में करते हैं। लेते हैं कॉल जी, फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन। हाँ जी, सॉरी भाई, मैं वो एक क्वेश्चन भूल गई थी। ठीक भाई मुझे आज माशाल्लाह से वो ब्रिटिश पासपोर्ट आज ही मेरा आया है। माशाल्लाह, मुबारक जी आपको। हाँ जी भाई, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 4, एक के पास आ रहा है ब्रिटिश पासपोर्ट है, राइट तो बाकियों के पास ना पुर्तगाल के पासपोर्ट है। राइट। तो इनका पहले पाकिस्तान के भी हैं, तो क्या हम अगर इधर का पुर्तगाल का अप्लाई, इंग्लैंड का अप्लाई करते हैं मेरी बेस पे, तो हमें पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा या कौन सा पासपोर्ट बंदा छोड़ सकता है ना? ठीक। और वो क्वालिफाइड कर गए हैं बच्चे आपके? जी थैंक यू मेरी बहन। देखें, जो यूके गवर्नमेंट का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप ड्यूल नेशनलिटी कैरी कर सकते हैं। अगर किसी के पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है और वो यूके की नेशनलिटी क्वालिफाइड कर जाता है, तो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये आपको इन्फोर्स नहीं करती, या कोई ऐसा कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा कि अगर आपने यूके की नेशनलिटी रखनी होगी तो आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी सरेंडर करना पड़ेगी। आज के दिन के अंदर दोनों कंट्री का ये अंडरस्टैंडिंग है, या कोई किसी किस्म का बार नहीं है, कंडीशन नहीं है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई द ब्रिटिश नेशनलिटी कि आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी। आपने बोला कि आपके बच्चों के पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, यस, वो पाकिस्तानी नेशनलिटी और यूके नेशनलिटी दोनों वो रख सकते हैं, लेकिन
अगर किसी और कंट्री के साथ है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट का ये है कि अगर आपने ब्रिटिश नेशनलिटी लेनी हो तो आपको इंडियन नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ती है। इसी तरीके से आप चेक कर लें कि जिससे आप जिस यूरोप कंट्री के पासपोर्ट्स आपके पास हैं, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है टू कीप द यूके एंड पाकिस्तान नेशनलिटी तो फिर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं आप 3 नेशनलिटी नहीं रख सकते, बट 2 के लिए हम कॉन्फिडेंट कि यस यूके नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनलिटी दोनों रखी जा सकती हैं। बच्चे क्वालिफाइड अगर आपके कर गए हैं और अगर आपकी ये इंटेंशन है कि आपने फ्यूचर में यूके में परमानेंटली रहना है तो फिर आपके लिए बेटर है कि ठीक आप अगर कोई और सरेंडर करनी भी पड़ती है पाकिस्तान की कीप कर लें और यूके की कर लें, और बाकी अगर आप नहीं भी रखेंगे तो फिलहाल आपकी ज़्यादा लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बाकी चीज़ें फिर भी आप तसल्ली कर लें, चेक कर लें, लेकिन इस माई अंडरस्टैंडिंग कि येस यू कैन कीप द यूके एंड पाकिस्तानी नेशनलिटी। और जो अपने पुर्तगाल की देखा है वो उसको देखें कि आपने कैसे कंसिडर करना है, वेदर यू वांट टू कीप और यू वांट टू सरेंडर। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, कॉल से पहले मैं बात करना था जो Tier 4 स्टूडेंट वीज़े पे यूके में आ रहे हैं, वो जब भी अपना जो कोर्स अब स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने पहले किया, जो लोग इस समर यानी कि जून में या जून के बाद 2021 में अपना वो या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं या जो भी अपना जो कोर्स करने आए हैं वो कंप्लीट करते हैं, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आफ्टर द समर they will be eligible to make the application for 2 years for the post study work। अब पोस्ट स्टडी वर्क का क्या होगा कि जो बंदे या जो पर्सन पोस्ट स्टडी वर्क पे चला जाएगा उसके पास राइट है कि वो फुल टाइम काम करे, एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या पार्ट टाइम काम करे, बिजनेस करे, उसके पास तमाम किस्म की यूके में रहते हुए काम करने की लीगली ऑथोराइज है और उसको परमिशन है। अब इस पे ज़्यादा फोर्स या इस पे क्यों इतना एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि पोस्ट स्टडी वर्क की बड़ी अहमियत दी जा रही है? उसकी रीज़न ये थी, जब जुलाई 2012 में लॉ चेंज हुआ था, उसके बाद उस लॉ के मुताबिक ये आ गया था कि जो लोग यहाँ पढ़ने आएंगे उनको सिर्फ अपनी एजुकेशन या कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अगर तो अंडर ग्रेजुएट थे तो 1 माह का, अगर ग्रेजुएशन थी 3 साल की तो आई थिंक 90 डेज़ का, मास्टर के बाद भी 90 डेज़ का सिर्फ ग्रेस टाइम मिलता था कि आप यहाँ पे रहें और उसके बाद कंट्री को छोड़ जाएं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि बाद 3 मंथ जो उनका जो स्टे होता था तब तक उनको रिज़ल्ट मिलता था, सर्टिफिकेट मिलते थे और तब तक उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता था और उनको कंट्री यहाँ छोड़ना पड़ता था, या फिर उनके कोर्स फिनिश करने के और वीज़ा ख़त्म होने के दरमियान टाइम इतना शॉर्ट होता था कि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी कि वो कहीं अपनी जॉब अप्लाई कर सकें या एम्प्लॉयर को जाके इंटरव्यू दे सकें और ताकि वो अपने Tier 2 वर्क परमिट को सिक्योर करते हुए यहाँ पे स्विच कर सकें। ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि यस हमें इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वी शुड बाय द माइंड्स। उसका यही हो सकता है कि जो लोग अच्छे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ पे सक्सेस हो रही है, वो कामयाब होते हैं, अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि कम अज़ कम वो 2 साल फ्रीली यहाँ पे काम करें। अगर वो किसी एम्प्लॉय के साथ अपना एज ए इंटर्नशिप करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस काम करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को यहाँ पे अपने जो लोहा है वो मनवा सकें, सो दे कैन एस्टेब्लिश देयर सेल्फ विद इन अ कंट्री, तो उसका एक टाइम दिया कि भाई बिल्कुल ठीक आपके पास राइट है। अब 2 साल जब उसको पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा है, अब इसमें एक जो बहुत ज़रूरी है हर बंदे को अंडरस्टैंड करना या इसको कंसिडर करना कि जो 2 साल का जो टाइम है ये ना तो सेटलमेंट कैटेगरी के लिए रूट कंसिडर हो रहा है, ना अगर आप इसको इंडेफिनिट पे जाओगे तो ये 2 साल काउंट होंगे ऑन द फॉर द 5 ईयर्स के लिए। ये जो सिर्फ 2 साल का टाइम है ये ग्रेस पीरियड है। अगर आपने विद इन दिस 2 ईयर बेशक फर्स्ट डे कर लें या बाय द एंड ऑफ वीज़ा कर लें, आपने इन 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को फ्रॉम द पोस्ट स्टडी वर्क से सेटलमेंट कैटेगरी में स्विच करना है। अब सेटलमेंट कैटेगरी ये आती है जैसे Tier 2 में जाना है आपने, या अपने वर्क में जा रहे तो वहाँ पे जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये जो 2 साल हैं ये आपको यहाँ पे स्टे रुकना नहीं है आपने, यू हैव टू मूव ऑन द फर्स्ट फर्दर कैटेगरीज। हाँ, लेकिन ये जो 2 साल हैं ये आपकी लॉन्ग रेजिडेंसी में काउंट होंगे। अगर किसी बंदे ने पहले 8 साल यहाँ पे स्टडी कर ली है और उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी मिल गया है और आपके 10 साल पूरे हो गए हैं इंक्लूडिंग द पोस्ट स्टडी एंड द फुल एजुकेशन, तो यस आप लॉन्ग रेजिडेंसी में इसको 2 साल में कंसिडर किया जाएगा।
लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे 2 साल या 3 साल की स्टडी के लिए आता है और उसके बाद 2 साल का उसको पोस्ट स्टडी का वीज़ा मिलता है, तो टोटल उसने 5 साल यहाँ पे गुजार लिए। अब उसको सेटल होने के लिए फर्दर 5 साल चाहिए होंगे, या तो वो 10 ईयर्स की बेस पे चला जाएगा, या अगर उसको वर्क परमिट मिल जाता है और अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं ऑन द वर्क परमिट पर्टिकुलरली अंडर Tier 2, तो फिर वो क्वालिफाइड करेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि वो 3 साल वर्क परमिट पे काम करे और 2 साल जो उसने पोस्ट स्टडी वर्क पे काम स्टे किया है उसको मिला के 5 साल के क्लेम करना चाहेगा, तो उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो इसलिए ये मैंने बड़ी डिटेल से जाना चाह रहा था कि कम से कम लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि हमने 2 साल स्टडी कर ली, 2 साल का पोस्ट वर्क मिल गया, उसके बाद हम लोग 3 साल का Tier 2 लेंगे तो 5 साल के बाद क्वालिफाइड कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेटलमेंट कैटेगरीज होती हैं डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी से यूके के अंदर स्टे करना है। मोस्ट लाइकली जैसे स्पाउस वीज़े पे जब आते हो आपको 5 साल पूरे करने पड़ते हैं, आपका जो 5 साल का टाइम है वो प्रोबेशन टाइम है। वर्क परमिट के ऊपर 5 साल आपके ऊपर हैं। अगर आप बिजनेस वीज़े पे आते हो तो 5 साल आपका टाइम है और उसके ऊपर आप 5 साल पूरे करते करोगे। लेकिन अगर आप और उसके अलावा है कि 10 ईयर्स रूट पे जाते हो, तो इसलिए अगर आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क टाइम है जो 2 साल का, ये लॉन्ग रेजिडेंसी पे काउंट होगा लेकिन दूसरी कैटेगरी पे नहीं होगा। ताकि इसलिए कि तमाम दोस्तों से हम कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे डिग्री फिनिश कर ली है और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क में वीज़ा मिल गया है और उसके बाद आपको कोशिश करें कि इमीडिएटली आप अगली कैटेगरी में सेटलमेंट रूट में चले जाएं। ये ना हो कि फिर आप वेट करते रहें फिर आपका टाइम लेट होता जाए। ये था आज पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर डिस्कशन। आज ज़्यादा बातें करने का मूड है लेकिन कॉल साथ साथ लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी रियाज गुल साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मेरी बहन, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा जी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया नवाज़ा जी। जी मैंने एक सवाल पूछना है। जी फरमाइए। मेरी फ्रेंड ने अपनी अम्मी का वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से राइट विजिटर के लिए यहाँ, राइट। तो वो वीज़ा ये अगस्त में रिफ्यूज हो गया था। तो उन्होंने ईमेल भेजी थी, तो वो ईमेल कहीं गुम हो गई है, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा कि वो उन्होंने क्या रीजन, किस रीजन से रिफ्यूज किया। तो अब क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में पता लगाने के लिए कि क्यों रिफ्यूज हुआ था? आपको कैसे पता चला कि रिफ्यूज़ हो गया है? ईमेल भेजी थी उन्होंने। और आपने क्या, तो ईमेल आपको मिली नहीं है शायद? नहीं, ईमेल उसके फोन पे आई थी। ओके। तो वो ईमेल कहीं गुम हो गई, ईमेल कहीं डिलीट हो गई। ओके ओके राइट। अब पहली बात तो ये है कि अगर उनकी ओके राइट। अब पहली बात तो ये थी कि अगर आपका जो ईमेल डिलीट हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास राइट है कि जो उनका आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या अपने सिस्टम में चेक करें, किसी आईटी वाले को दिखाएं कि हमने डिलीट कर लिया, उसको दोबारा रिस्टेन कर सकें आप। अगर ये नहीं होता तो मेरे ख्याल में आप उनको ईमेल कर सकते हैं होम ऑफिस को कि हमारा जो लास्ट केस रिफ्यूज़ हो गया, तुम हमें बता दें। अगर थर्ड ऑप्शन ये है कि हमारे पास यूके के अंदर आपके पास राइट होता है कि अगर आप अथॉरिटी किसी सोलिसिटर को दोगे तो वो आपके बिहाफ पे होम ऑफिस के आपकी जो कॉपी ऑफ फाइल की पूरी की कॉपी मिल जाएगी, उसके अंदर रिफ्यूज़ल लेटर भी आपको मिल जाएगा। अब ये 3 ऑप्शंस हैं, या खुद उनको ईमेल कर दें या आप खुद डेटा में चेक करें कि जो डिलीट हुआ आईटी वाले बंदे को दिखाएं, या थर्ड यहाँ पे आप उनकी कॉपी ऑफ फाइल जो डेटा कॉपी मंगवा सकते हैं होम ऑफिस से, वो मंगवाई जा सकती है, उसमें आपको मिल जाएगा। बट इसमें सवाल ये आता है कि क्या अगर आपको लेटर मिल जाता है, अब आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या है? क्या आपने उसको चैलेंज करना है कि हमें पता नहीं चला? अनफॉर्चुनेटली यू कांट। आपको ईमेल मिली थी, आपने डिलीट कर ली, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट योर फॉल्ट। एंड सेकंड ये है कि जब वो लेटर मिलेगा तो आपको उसके मेरिट्स चेक करने पड़ेंगे कि क्या एज ए प्रिंसिपल जो रिफ्यूज़ हुई है और जो एलिगेशन रिफ्यूज़ल लेटर में लगाए हैं, क्या उनके जेन्युइन हैं या उन्होंने ओवरलुक किया आपके केस को। और थर्ड ये है कि अगर उन्होंने ओवरलुक किया है या उन्होंने प्रॉपर कंसिडर नहीं किया तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप उसके हिस्से दे सकते हैं। लेकिन
मेरे ख्याल में इन सारे सर्कमस्टांस को देखते हुए आप पहले कॉपी मंगवा लें और फिर देखेंगे क्या आपने उसको चैलेंज करना है या आपने फ्रेश एप्लीकेशन करनी है। लेकिन विजिट वीज़े में मैं हमेशा ज़्यादा एडवाइस करता हूँ कि अपील का राइट होता नहीं, एडमिन रिव्यू में जाने का फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा इतना लेट करने की वजह से। तो आप अपने जो एलिगेशन लगे हैं उनको जस्टिफाई करते हुए फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैंने आपसे ना एक बात पूछनी थी जी फरमाइए। कि मैं ना तकरीबन यहाँ पे आया था 2011 में राइट जी, और स्टूडेंट वीज़े पे आया था और बस फिर एक्सटेंशन के मसले चलते रहे, कुछ कॉलेज वगैरह ब्लैक लिस्टेड हो गई वो। ठीक फिर मैंने ना मैं डिटेन हो गया था तो मैंने असाइलम कर दिया ठीक 2015 में। तो मैं डिटेन हो गया, मैं बाहर आ गया। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 2-3 साल लगे मुझे। हम्म तो 3 साल के बाद मुझे असाइलम मेरा मिल गया। तो अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गया मुझे। तो राइट 2023 में मेरा जो है ना वो है 5 ईयर पूरे हो जाएंगे इंडेफिनिट अप्लाई करने के लिए। ठीक ठीक। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। आजकल मैं सुन रहा हूँ कि 10 साल के बाद आप जो है ना वो कर सकते हैं इंडेफिनिट के बाद पासपोर्ट सेटलमेंट के लिए। ठीक। आपका सवाल नेशनलिटी के बारे में है या सेटलमेंट के बारे में है? जी, नेशनलिटी के बारे में। ओके, पहली बात तो ये है कि आपको 2018 में या 19 में जब मिला है आपको इंडेफिनिट रिफ्यूजी स्टेटस और उसके 5 साल पूरे करते हुए 2023 में आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं, आपको इंडेफिनिट आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडेफिनिट ठीक है। ओके, जब 2023 में आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा तो फिर आपको फर्दर 5 साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2018 में लीगल हुए हो और उससे पहले आप इलीगल थे, ये ओवरस्टे थे, विदाउट वीज़ा थे। तो नेशनलिटी के लॉ ये कहता है कि आपने द डे ऑफ जब एप्लीकेशन करते हो उसे कम से कम 10 ईयर जो लास्ट हैं आपके, कभी भी किसी किस्म का आपने कोई इमिग्रेशन रूल ब्रीच नहीं करना, कोई आपके खिलाफ इलीगल ना हो, ओवरस्टे ना हो, या फिर नेशनलिटी के टाइम आपके किसी किस्म की आपके खिलाफ काउंटी कोर्ट जजमेंट, कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा 2028 में, क्योंकि आपने 2028 में आपके 10 साल लीगल पूरे हो जाएंगे। उस वक्त तक अगर आपके खिलाफ कोई किसी किस्म का क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होएगी, कोई आपके खिलाफ कोई सज़ा नहीं होएगी, CCJ नहीं होएगा, तो फिर आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। मेरे भाई ये होता ये है, इसमें 2 कंडीशन आती हैं। नंबर 1 नेशनलिटी के लिए कि जो भी आपने कैटेगरीज पे सेटलमेंट वीज़ा लिया है उसको पूरा करना है, और उन साथ साथ ये है कि आपने यहाँ पे लॉ के मुताबिक एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स यू नेवर बी द इलीगल ओवरस्टे और विदाउट वीज़ा इन द UK। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की काउंटी कोर्ट जजमेंट जिसको CCJ बोलते हैं वो नहीं है, या आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई पेंडिंग कोर्ट में केस नहीं चल रहा, या थर्ड ये है कि अनफॉर्चुनेटली सम टाइम जो कोई आपको सीरियस अगर ऑफेंस है, रोड ट्रैफिक ऑफेंस, तो उस बेस पे भी आप पे कैब लग जाता है। लेकिन जो वो कैब्स हैं वो 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। लेकिन मेन जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो ये है कि आपको इंडेफिनिट तो 2003 में मिल जाएगा 2023 में, क्योंकि आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं अंडर द रिफ्यूजी स्टेटस। लेकिन नेशनलिटी के लिए आपको फर्दर 5 साल करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि आप 2017 में या 16 में आप यहाँ पे ओवरस्टे थे। इसलिए आपने जब इंडेफिनिट अप्लाई करना है आपने सिर्फ ये साबित करना कि 5 साल पूरे कर लिए। आपको आज के दिन तो लाइफ UK एंड B1 की ज़रूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है कि 23 में क्या लॉ होता है। इसी केस की फ़ीस भी कुछ नहीं होती, तो आप अपना इंडेफिनिट ले लेना और 5 साल के बाद आपकी नेशनलिटी अप्लाई होएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रियाज भाई, मेरा भी मिलता जुलता ही क्वेश्चन था इससे। ठीक। मैं 2013 में यहाँ पर आया था राइट। और विजिट वीजा पे, और मेरा जो वीजा था वो एक्सपायर हो रहा था 19 फरवरी को, राइट। 2014 को। लेकिन मैंने 2018 को 18 फरवरी को एक दिन पहले
तो अपना पासपोर्ट सिलेंडर कर दिया था और रेफ्यूजी के लिए अलाउ वो एप्लीकेशन कर दी थी। ठीक। तो वो मुझे ग्रांट हो गई और मेरे को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है वो भी उसका तकरीबन 10 महीने हो गए। तो 2 महीने बाद जो है क्या मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये 10 साल तो मुझे पूरे नहीं होंगे, लेकिन जो भी पीरियड है वो लॉफुल है। और 10 साल कब पूरे हो रहे हैं आपको यूके के अंदर? मैं 2013 में यहाँ पे आया था, यूके में दिसंबर 2013 में। आप विजिटर आए थे यहाँ पे जी? सॉरी जी, मैं विजिट वीजे पे आया था, लेकिन मैं ओवर स्टे नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अगर तो कोई बंदा ओवर स्टे ना हो तो फिर उस पर 10 साल का लॉ अप्लाई नहीं होता। अब इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे यूके में 10 साल रहे हैं तो कम से कम लीगल हों, लेकिन अगर आप आए ही 5 साल की कैटेगरी के अंदर थे, जैसे बोला कि आप विजिटर आए थे और विद इन अथोराइज आपके लीगल स्टेटस में आपने वेरी कर लिया अपने स्टेटस को और आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया, क्या आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया था सारा कुछ? जी बिल्कुल, मैंने बताया मेरा जो वीजा था विजिट वीजा वो 19 फरवरी को एक्सपायर होना था और अब मैंने 18 फरवरी को एक दिन पहले असालम अप्लाई कर दिया था। एप्लीकेशन लंदन में जाके कर दी थी और वो मुझे जो लेटर मिला था उस पे भी यही डेट लिखी हुई है कि आपका रिफ्यूजी स्टेटस 18 फरवरी से शुरू हो रहा था, यानी कि मेरा वीजा खत्म होने से एक दिन अगर तो ये सिचुएशन है बिल्कुल, फिर ठीक है, आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर लिया है, हो गया है, नेशनलिटी अप्लाई कर लें। लेकिन अगेन कुछ दिनों पहले हमारे बड़े कोई मेहरबान ने लास्ट वीक कहा था कि भी आपने बड़ी डिफरेंट एडवाइस करते हैं कि मेरा हो गया। फिर भी क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूँगा, कुछ लोग क्या अगर वीज़ा ख़त्म होने से एक दिन पहले असाइलम क्लेम कर दें, अगर उनका इंटरव्यू नहीं होता, असाइलम क्लेम करने का मतलब ये है कि आपने होम ऑफिस को नोटिफाई कर दिया कि यू वांट टू क्लेम द असाइलम या यू आर द असाइलम सीकर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरव्यू बाद में आ रहा है, क्योंकि ये जो असाइलम की एप्लीकेशन है क्लेम करना है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ आप इन्फॉर्म करते हो होम ऑफिस को कि मैं इंटरव्यू देने को तैयार हूँ और मुझे प्लीज़ मुझे क्लेम कंसिडर किया जाए। मोस्ट लाइकली आपकी कम से कम आपके केस में ये एक बेनिफिट है कि होम ऑफिस ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि आपका रिफ्यूजी स्टेटस स्टार्ट फ्रॉम द डे बिफोर यू एक्सपायर द विजिटर वीज़ा। तो ये आपको पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें एंड आई विश फॉर यू गुड लक। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हाँ हेलो। जी फरमाइए मैडम। हाँ सलाम वालेकुम। मैं सुनाना चाहती हूँ कि मैं 10 साल से इधर आई 2010 में। मेरी मम्मी बीमार थी, मेरी मदर इन लॉ। राइट। तो मैं इसके डॉक्यूमेंट से आई थी विजिटल पे। तो मैंने केस डाला है, पहले भी डाल चुका था, 6 महीना पूरा हो गया था। तो बाद में कोई डिसीजन नहीं आया था, तो मैंने अभी हाल जनवरी में एप्लीकेशन की। जनवरी में, ठीक। ये तो मेरा वकील बोलता है कि अभी तक इसने क्यों में रखा कि कोविड-19 की वजह से अभी कोई अपील का जवाब नहीं दिया। तो मैंने फोन किया था इसको 2 दिन पहले, तो इसने बताया है कि आप अभी थोड़ी वेट कर लो, जो आप करना चाहते हैं तो हम कॉल करके पूछ सकते हैं इमिग्रेशन को। पर जो शायद हाँ ना करेगी तो इसका मतलब कि आप थोड़े दिन वैसे वेट कर लो, क्यों में होगा, कुछ भी डिसीजन 1 से 2 महीने के अंदर दे देंगे। तो क्या इसका ओके आपने जो जनवरी में एप्लीकेशन की, कौन सी की आपने? हमारे डैड के मम्मी के पीछे। ओके तो आप यहाँ पे अकेले हो मदर इन लॉ के साथ या आपके हस्बैंड या बच्चे भी हैं? नहीं कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मैं और मेरा भाई मेरी मम्मी के साथ है। ओके राइट। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं इस पे नहीं जाता कि क्या आपके मैरिड्स हैं या नहीं हैं, क्या आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नहीं अनमेरिड है, दोनों भाई बहन मम्मी के लुक आफ्टर करते हैं। ओके ठीक। और मम्मी के पास स्टेटस क्या है यहाँ पे? ब्रिटिश है। और भाई के पास? भाई हम दोनों साथ में ही आए। ओके राइट। ओके मैडम, मैं शायद जो आपका सवाल था उस पर आंसर स्टेट करता हूँ
कि आपने पूछा कहा है कि जनवरी में अपने वीज़ा अप्लाई किया है अंडर द ह्यूमन राइट्स ऑन द बेस ऑफ के योर लुक आफ्टर योर मदर एंड बताओ उसका डिसीजन कब आएगा। आपके वकील ने बिल्कुल ठीक कहा। नॉर्मली इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं वो 6 माह में डिसाइड हो रहे हैं। 90% केसेस जो हैं वो 6 माह में डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन 5-6% ऐसे लोग भी होते हैं जो कम से कम ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब आपने जनवरी में अप्लाई किया, अब अप्रैल चल रहा है, 4 माह हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी 2 महीने और वेट कर लो। अगर उस वक्त तक डिसीजन नहीं आता तो फिर आप अपने वकील से बोलना कि उनको लेटर लिख दे, ईमेल कर दे, फ़ोन कर दे, तो फिर वो उसको चेंज कर सकता है। लेकिन 6 माह से पहले उनको लेटर लिखना या ईमेल करना, आई थिंक दिस नॉट अ वाइज डिसीजन। सो बेटर कि 2 महीने और वेट कर लें, 2-3 महीने, फिर उसके बाद उनको चेंज करना अगर उनको डिसीजन ना लिया तो। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। आई थिंक देखिए अभी भी बिफोर आई कॉल शेयर कर लूँ, दोस्तों से कहा कि जितने भी नॉर्मल अंडर इमिग्रेशन केसेस हैं उनको तकरीबन 6 माह में डिसाइड हो रहे हैं। और जब आप बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के केसेस के लिए, उसके ऊपर क्योंकि थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें आती हैं और क्योंकि आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स केसेस होता है, तो अमूमन इसमें 6 माह से साल भी लग जाता है। तो अगेन जब दोस्तों से हम ये कहते हैं कि प्लीज़ आपने एप्लीकेशन की है, आप उसको वेट करें, क्योंकि 2 चीज़ें हैं हर के एप्लीकेशन के अंदर। पहली बात तो ये होती है कि जो केस का मेरिट्स क्या हैं, उसके वीज़ा लगने के चांसेस क्या हैं, ये डिपेंड करता है उस वक्त जब आप एप्लीकेशन करते हो। जो आपका केस वर्कर है उसने देखा क्या उसकी असेसमेंट थी, क्या उसका एक्सपीरियंस था, और उसके मुताबिक उसने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है वो है कि प्रोसीजर के हाउ लॉन्ग टेक्स टाइम्स। तो ये जो बॉल जब होम ऑफिस की कोर्ट में होती है, लेकिन सम हो चेज़ किया जा सकता है, लेकिन 6 माह से पहले आई थिंक उनको चेज़ करना, लेटर लिखना कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अरे सर, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ, इमरान। जी मैं सब मैं 2009 में वर्क परमिट पर आया था। 2009 तो 5 साल बाद मुझे इंडेफिनेट मिल गया था। राइट। तो फिर 1 साल के बाद, हाँ जी, आवाज आ रही? आ रही, बिल्कुल आ रही जी। हाँ जी, फिर 1 साल के बाद? अच्छा, 1 साल के बाद मैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था, तो वो अनफॉर्चुनेटली मैंने। जी मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ जी, प्लीज़। क्या हुआ था 1 साल बाद मेरे भाई? हेलो, कंट्रोल चेक करें, आवाज़ आ रही कि हेलो? ओके, डोंट वरी, आई थिंक वी कनेक्ट। मेरे ख्याल दोस्त का सवाल नहीं हो सका प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने बोला कि 9 में आए थे, 5 साल के बाद उनको इंडेफिनिट मिल गया और 1 साल के बाद नेशनलिटी के लिए क्वालिफाइड करते थे। मुझे नहीं पता कि अब उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन अगर दोबारा कॉल करेंगे ठीक। आई थिंक आज का जो टाइम है वो ख़त्म होने को, नेक्स्ट वीक की बात होगी। अगेन तमाम दोस्तों से बार बार जो रिक्वेस्ट होती है वो ये है, व्यूवर्स से, कॉलर्स से, दोस्तों से, कि प्लीज़ जब भी आप एप्लीकेशन करें आप उस वक्त लेटेस्ट लॉज लाजमी पढ़ लें। अगर आप इंतहाई कॉन्फिडेंट हैं या आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फेयर इनफ, अदरवाइज़ किसी दोस्त से कह दें कि प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताओ जिसको नॉलेज हो। अगर आप वो भी नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स सोलिसिटर्स अवेलेबल हैं, उनके पास जाएं। आपको पे करना पड़ता है, लेकिन फिर उनसे आप रहनुमाई लें या कम से कम उनसे गाइडेंस ले लें, क्योंकि एप्लीकेशन करने का मतलब ये है कि अगर रॉन्ग एप्लीकेशन हो जाती है और उसके फिर रिफ्यूज़ल के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं कि सम टाइम तो फिर अगर टाइम लिमिटेशन आ जाए या बाहर हो जाए तो फिर, क्योंकि राइट ऑफ अपील नहीं है होम ऑफ के अंदर अब विद इन कंट्री काफ़ी सारे केसेस के अंदर, तो एडमिन रिव्यू में फिर इतना ज़्यादा रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं होते। बट अगेन अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।